हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी मैंने आज बना के दी थी, क्योंकि आपको पता है आखिरी पेपर है बिजनेस स्टडीज का, अच्छे से जी जान लगा के मेहनत कर लो। क्लास 3 से 4 दिन हमारे पास मैक्स टू मैक्स है, और इन 3 से 4 दिन के अंदर मैंने ऑलरेडी स्केड्यूल में बता दिया है कि हम सब कुछ अच्छे से चैप्टर वाइज केस स्टडीज हो, एमसीक्यू हो, सैंपल पेपर हो और एसपीसी से आप पे प्रीमियम मॉक टेस्ट हो, सब कुछ अच्छे से करके जाएंगे क्लास, ताकि हमारे बाकी पेपर जैसे अच्छे गए वैसे ही क्लास हमारा जो बिजनेस स्टडीज का आखिरी पेपर है वो अच्छा जाएगा। अंत भला तो सब भला। आई नो अकाउंट्स में आपने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, और एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, इसलिए क्लास में आपको रेस्ट दिया है। और आज की रात 12 बजने से पहले एट एनी कॉस्ट तुम्हें बस 3 चैप्टर 1, 2, 3 इसे किसी भी तरह खत्म करना है। एज पर माई टारगेट क्लास आज कल और परसों के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस विद ऑल कीवर्ड्स, विद ऑल केस स्टडीज, विद ऑल एमसीक्यूज के साथ क्लास खत्म करेंगे, ताकि एक दिन हमारे पास और बचे, और बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले क्लास में लाइव आके भी आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो अंत भला सब भला, मेहनत कर लो क्लास। अभी तक किया है ना, बस भरोसा रखो, यहाँ तक आए हो तो 3-4 दिन और मेहनत कर लो क्लास, ताकि हमारे पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन ओवर हो जाए अच्छे से। ठीक है, एक्सेप्ट आईपी वाले बच्चों का। तो अभी हम बात करेंगे तीनों चैप्टर का अच्छे से कैसे क्लास रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, मैनेजमेंट से। मैं सारी की सारी केस स्टडीज, कीवर्ड्स जितने भी बन सकते हैं इस चैप्टर से वो सारे डिस्कस करूंगा। बाकी एमसीक्यू के लिए, केस स्टडीज क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है, मैनेजमेंट है क्या बच्चों? बेसिकली मैनेजमेंट एक आर्ट है, तो ध्यान रखना क्लास, मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, लेकिन वैसे आर्ट साइंस दोनों है, और मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है क्लास? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, दूसरों से काम कराने की जो कला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। दूसरी बात यह है कीवर्ड्स में, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब टाइम पर काम को पूरा करना, और एफिशिएंटली मतलब लो कॉस्ट पे काम को पूरा करना। और मैनेजमेंट को दोनों होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, दोनों का बैलेंस। समय पे भी काम पूरा करे, लो कॉस्ट में काम पूरा करे। ऐसा नहीं कि समय पे तो काम हो रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जल्दी से काम हो जा रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, फिर कॉस्ट बहुत कम लग रही है बट काम में बहुत देरी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ, राइट। दूसरी बात है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट दिखता नहीं है क्लास, सिर्फ फील कर सकते हो, इंटेंजिबल फोर्स है। तो कीवर्ड क्या है क्लास? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉट अचीव बाय चांस। ध्यान रखना है, ये लाइन अगर कहीं लिखी आती है ना कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स लक बाय चांस अचीव नहीं होता, जानबूझकर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। कभी भी ये लिखा रहेगा तो क्लास आपको मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को लिखना है। नाउ कम टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हमेशा गोल को हासिल करने के लिए किया जाता है। मैं एक बात और बता दूं, वीडियोस भले ही लंबी हो लेकिन मैं डिटेल में ऐसे कराऊंगा ना, ये बोर्ड से पहले की प्रिपरेशन है, तो कोई भी चीज क्लास एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, कहीं से भी केस स्टडी आ सकता है। तो वीडियो लंबी हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट, हर एक एक्सपेक्ट, हर एक कीवर्ड कवर कर रहा हूं इसी वीडियो में, सब कुछ खत्म। तुम्हें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे सेल्स टारगेट 20% हो गया, मार्केट शेयर हमें 80% कैप्चर करना है, सेल्स रेवेन्यू 20% से बढ़ाना है। तो जब ऐसी कभी नंबर की कोई बात हो तो उसको बोलते हैं क्लास गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस, ध्यान रखना इसके लिए कीवर्ड है नेवर एंडिंग, नॉट वन टाइम टास्क, और मैनेजमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगला क्लास ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट। आई को वी से रिप्लेस करता है, आई को वी से रिप्लेस करता है। मैनेजमेंट का साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फ्योल, उसमें भी तो प्रिंसिपल्स पूछेगा तो एस्पिरिट डी को आप लिखोगे, लेकिन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो क्या लिखोगे? ग्रुप एक्टिविटी। आई को वी से रिप्लेस करता है। मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों से मिलके बनता है, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, सब लोग मिलते हैं, सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं, तब जाके क्लास मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, यानी कि क्लास नो क्योस और क्लास प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। ठीक है, ये इंटेंजिबल है, यानी देखा नहीं जा सकता बट फील किया जा सकता है। अगला डायनामिक मैनेजमेंट एक्सेप्ट करवाता है चेंजेस। कोई भी चेंजेस अगर आ रहा है बिजनेस के अंदर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस है, उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट में लागू करते हैं, तो जनरली एम्प्लॉयज हेजिटेट करते हैं उसको एक्सेप्ट करने में, तो मैनेजर्स मदद करते हैं। तो ये डायनामिक भी है। पर्वेसिव है, यूनिवर्सल फेनोमेनन है। मैनेजमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, हर जगह लागू होता है। तुम्हारे घर में भी, स्कूल में भी, मेरे लिए भी पर्वेसिव है।
मल्टी डायमेंशन, 3 डायमेंशन है क्लास, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क मतलब आपको काम देखना है कि आपका काम क्या है और उस हिसाब से काम करना है आपको। पीपल मतलब उस काम को कौन लोग करेंगे और दोनों के बीच में जो मिलाप करता है वो है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस, यानी परचेज सेल ये सब चीज़ आता है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन में। मल्टी डायमेंशन में 3 चीज याद कर लो। वर्क के अंदर आता है पीओसी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग। पीपल के अंदर स्टाफ और डायरेक्टिंग, ये दोनों लोगों से जुड़े हुए हैं और ये पांचों के 5 फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेज। स्टाफिंग डायरेक्टिंग आ गया पीपल के अंदर, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग आ गया वर्क के अंदर, और जो ऑपरेशन है उसके अंदर प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स आ जाता है। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स है, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है सोशल, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी के लिए सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव समाज के लिए आप क्या करना चाहते हो, समाज के लिए इन द सेंस कि भैया आप समाज को नौकरियां देना चाहते हो, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, गरीब लोगों को नौकरियां देना चाहते हो, अच्छी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे आप, है ना, आप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का महिलाओं को जॉब दे रहे हो, ये सब आ गया क्लास सोशल ऑब्जेक्टिव। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है क्लास, अच्छी सैलरी क्लास आप दे रहे हो खुद को, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हो, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा दे रहे हो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में रहेगा सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। कैसे पहचानोगे सर्वाइवल है, ट्राई टू मेंटेन कट थ्रोट कंपटीशन, या कॉस्ट को कवर कर रहे हो। अर्निंग रेट है तो प्रॉफिट है, नए नए ब्रांचेस खोल रहे हो क्लास, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंड कर रहे हो बिजनेस को, वो ग्रोथ है। तो कोई भी एक्टिविटी समाज के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आ गया, जो आप अपने लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, ओपनिंग क्रच एंड स्कूल खोल रहे हो अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए, ये सब आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बेनिफिट तो मैं ऑलरेडी बता चुका। सक्सेसफुल बिजनेस डज नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट फॉलो बाय अ डेलिब्रेट प्रोसेस। अ बिजनेसमैन रीच टू द टॉप ऑफ टॉप बिकॉज इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। जब ये ऐसी चीजें लिखी रहेगी, ये डेलिब्रेट प्रोसेस है, तो समझ जाना क्लास हम किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस मतलब बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट है गोल को अचीव करने में मदद करेगा, पर्सनल गोल और ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करेगा, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तालमेल बढ़ाता है, सोसाइटी को भी डेवलप करता है थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव। नेचर की बात करें, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, किसी के भी फीचर आ सकते हैं। साइंस के अंदर बेसिकली यूज ऑफ लॉजिक्स, ऑब्जेक्टिविटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आर्ट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज वे में, पर्सनलाइज एप्लीकेशन इसके अंदर आता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी इसके अंदर आता है। समझ जाना क्लास आर्ट है, वैसे प्योर आर्ट है और बोथ आर्ट एंड साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट बिकॉज इसमें स्पेशलाइज नॉलेज है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है इसके अंदर, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है जो कि मैनेजमेंट में नहीं है, और प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ना पड़ता है हर एक प्रोफेशनल को, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशन लेवल मैनेजर्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली इनके फंक्शंस आ जाते हैं। टॉप लेवल में सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग क्लास आ जाते हैं। जबकि मिडिल लेवल में कोई भी डिपार्टमेंटल हेड या प्लांट सुपरिटेंडेंट आता है। लोअर लेवल में सुपरवाइजर या खाली सुपरिटेंडेंट आ जाता है, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता क्या है क्लास, होल ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल करता है, सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए यही जिम्मेदार है क्लास, कंपनी की इमेज के लिए क्लास यही जिम्मेदार है। काम ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर होता है, पॉलिसी मेकिंग होता है, सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, सरकार से कनेक्ट करते हैं, इनकी एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखते हैं क्लास, और साथ में इनको काम भी देते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल की एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं, ऊपर से आने वाली प्लान पॉलिसीज़ को नीचे ट्रांसफर करते हैं। मिडिल लेवल का सबसे मेन जो काम है वो है रिक्रूट करना, डिपार्टमेंट में मोटिवेट करना लोगों को, ये सब काम इनका मेन है। लोअर लेवल मैनेजर्स को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है, जो एक्चुअल वर्कफोर्स से कनेक्टेड है। इनका काम है मिडिल लेवल से प्लान पॉलिसी लेके वर्कर्स तक लेके जाना, और वर्कर्स की समस्याओं को क्लास मिडिल लेवल तक लेके आना। वर्कर के लिए हेल्दी वर्किंग कंडीशन मेंटेन करना भी लोअर लेवल मैनेजर्स का काम होता है, राइट। ये है क्लास आपका याद करने के लिए। पावर ऊपर से नीचे आता है अथॉरिटी, और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नीचे से ऊपर जाता है। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, काम नहीं हुआ तो किसको जवाब देना है। तो आप ये नाम याद कर लेना, बीओडी चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सब टॉप में आ गया। किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिविजनल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट का हेड, वो सब आ गया। सुपरवाइजर, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सारी की सारी चीजें क्लास किसके अंदर आ गई, सुपरवाइजरी या लोअर लेवल के अंदर। देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब तो हम पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं मल्टीपल टाइम। ये पांचों फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC, जिनके बारे में क्लास चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इफेक्टिवनेस बता चुका हूं क्लास, काम को समय पर पूरा करना। एफिशिएंसी, काम को मिनिमम कॉस्ट में पूरा करना। इफेक्टिवनेस बेसिकली टाइम ओरिएंटेड होता है, टाइम पे काम को पूरा करना, ये कॉस्ट ओरिएंटेड होता है। इफेक्टिवनेस मतलब एंड रिजल्ट को अचीव करना, और एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट में। डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द राइट वे, ध्यान रखना, राइट काम को करना, इफेक्टिवनेस सही तरीके से करना ताकि कॉस्ट कमाए, एफिशिएंसी, और कंपनी को हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अंदर। कोऑर्डिनेशन, इसको बोलते हैं तालमेल। अगर कोऑर्डिनेशन है तो केओस नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा कंपनी में नहीं होगा। ये केस स्टडीज की बात कर रहा हूं मैं। केओस नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्लास सब लोग एक ही दिशा में चलेंगे, ये सारी चीजें अगर है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा जाता है क्लास ऑर्गेनाइजेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि सब के सब एक ही दिशा में चले और गोल को अचीव कर सके। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिमूव केओस, कंफ्यूजन। ईगो नहीं, ईगो सेटिस्फैक्शन हो गया। synchronization, binding force, essence of management, unification, integration of all activity of the department, ये सारी चीजें क्लास कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है क्लास। सबसे पहला ग्रोथ इन साइज, ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा तुम्हें क्लास कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। फंक्शनल डिफरेंस, सब लोग अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं बट सब ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो कोऑर्डिनेशन ये समझाता है लोगों को, भाई तुम्हारा काम भले ही अलग अलग है बट तुम एक ही पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस हो। जब तक क्लास तुम सब एक दूसरे से मिलके काम नहीं करोगे, पेड़ ग्रो नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगा। स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे स्पेशलाइज होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं डिपार्टमेंट के, जिनको लगता है हम ही एक्सपर्ट हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, हमारी वजह से कंपनी चल रही है। ईगो सेटिस्फाई करता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल करवाता है, गेट टुगेदर मीटिंग्स अरेंज कराता है, पार्टी गेम्स, सो दैट क्लास सब लोग मिलें एक दूसरे से और जो भी हेजिटेशन है, जो भी ईगो है, उसे खत्म कर सके, ठीक है, विदाउट एनी ईगो एंड कंफ्यूजन। तो ये 3 के 3 जो है इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर क्लास हम लोगों ने कर ली अच्छे से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी अच्छे से करते हैं। ये 3 चैप्टर शुरू के चैप्टर है जो जनरली तुम सब लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा होगा, इसीलिए मैंने आज भी 3 की छुट्टियां कम है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता क्लास की कल से पढ़ाई करो यार, आज से अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप एक अच्छे से रिवीजन हो गया मैनेजमेंट का, बिकॉज कई दिन से आपने बीएसटी की बुक नहीं उठाई, ई को पढ़ रहे थे, फिर अकाउंट्स पढ़ रहे थे, बट हाँ एक रिवीजन हो गया। एक रिवीजन में और कराऊंगा, टोटल 5 बार पूरे साल में, बाकी इसके MCQ, इसकी केस स्टडी वगैरह ये सब मैं डालता रहूंगा, ठीक है आप लोगों के लिए। आप चैप्टर अच्छे से खत्म कर लो आज रात को, कल MCQ वगैरह खत्म करेंगे, फिर कल जो पढ़ेंगे उसके परसों खत्म करेंगे, इस तरीके से फिर भी हमारे पास एक दिन बच जाएगा। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फंडामेंटल ट्रूथ है जो कि हेल्प करता है मैनेजर्स को बहुत सारे एक्शंस और डिसीजंस को लेने में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स की बात करें, जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ जनरल एक कॉमन गाइडलाइंस है। ये फ्लेक्सिबल है, आप इन प्रिंसिपल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये प्रिंसिपल क्लास प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनाए जाते हैं, रातों रात डेवलप नहीं होते, नॉट डेवलप ओवरनाइट, डेवलप ओवरनाइट क्लास, इवॉल्व इन डीप ऑब्जर्वेशन और एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये लिखा रहेगा तो समझ, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। पर्वेसिव है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह चलेगा। बिहेवियरल नेचर है, लाइक ये मोल्ड करता है एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, एम्प्लॉय कैसा बिहेव करेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल बताता है कौन सा प्रिंसिपल क्यों लगाया जाएगा और उसको लगाने से उसका इफेक्ट क्या होगा। कंटिजेंट है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, जब भी कंटिजेंट आ जाना तो समझ जाना ये सिचुएशन टू सिचुएशन, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री क्या करेगा, वेरी करेगा, यानी बदलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत जरूरी है क्लास, मैंने एक स्टेटमेंट के थ्रू बताया था आपको। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दो साइंटिफिक डिसीजंस व्हिच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर सो दैट दे कैन फुलफिल सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एक ही लाइन में क्लास, एक पैराग्राफ की तरह से याद कर लो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक डिसीजन है, जितने भी डिसीजन से क्लास हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं लगाए गए हैं, ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके हजारों लोगों पर लागू करके बनाए गए हैं। ये मैनेजर को गाइड करता है, उनको कैसे चलना है, कब कहाँ क्या क्या डिसीजन लेना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल मदद करता है। आपकी समाज के टुवर्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रिंसिपल्स आपको याद दिलाते हैं।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाता है आपको। और कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आया तो प्रिंसिपल्स आपकी मदद करता है कि आप उन चेंजेस को अंदर भी इंटरनल एनवायरनमेंट में भी लागू करो, जिसके लिए हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। 14 के 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करे क्लास सारे प्रिंसिपल को समझते हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल कहता है कि टोटल वर्क के छोटे छोटे पार्ट कर दो, एक इंसान को एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स क्वालिफिकेशन। इससे क्लास काम रिपीट नहीं होगा क्लास, और हर टाइम पे काम पूरा होगा। एक इंसान एक ही काम करते करते एक्सपर्ट भी हो जाएगा अपने काम में। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कहता है आप जितनी अथॉरिटी दो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अगर आप किसी इंसान को जिम्मेदारी दे रहे हो तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसको पावर भी दो। मैच पैरिटी, इक्वलिटी एंड बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी तो मिसयूज करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी तो ओवरबर्डन फील करेगा। एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर वर्क असाइन टू इंडिविजुअल, गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी बातें लिखी रहेंगी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जहां पे पेनाल्टी की बात हो, जहां पनिशमेंट की बात हो, जहां जो है अपनी बात आपने जो कही है आप उसे पूरा करो, आपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करने की बात हो जो आपने प्रॉमिस किया है, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। फ्रेमिंग रूल रेगुलेशन, फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, काम कैसे करना है। कमिटमेंट को पूरा करो क्लास, चाहे सबॉर्डिनेट हो चाहे सुपीरियर हो, और पेनल्टी लगाई जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड, आपको 10 लोगों का नहीं सुनना, आपको एक ही बॉस का सुनना है। कमांड एक ही बॉस से लेना है। ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, मोर देन वन बॉस अगर ऑर्डर लोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं किस बॉस की करूं, मैं इस बॉस की बात मानूं या उस बॉस की बात मानूं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आपको एक ही दिशा में चलना है, आपको एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में चलना है, एक गोल बनाओ उसके पीछे। लाइक आपने आज सोचा मुझे ये 3 चैप्टर लर्न करने हैं, तो एट एनी कॉस्ट आपको इसी 3 को लर्न करना है, फिर दिमाग में कोई और चीज लेके नहीं आना। वन हेड वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान बोलते हैं इसको। एफर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल, इसे यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स वन डायरेक्शन भी कहते हैं। बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट, रिमूव ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ध्यान रखना कभी भी अगर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को रिमूव करने की बात आए तो उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमें अपने बारे में नहीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मेरे घर पे फंक्शन है, मुझे गांव जाना है, लेकिन अगर कंपनी का कोई इमरजेंसी का काम है तो मैं गांव नहीं जाऊंगा, पहले कंपनी के लिए आऊंगा। मैं कंपनी का नुकसान नहीं कराऊंगा अपने फायदे के लिए, मैं घूस नहीं लूंगा, मैं गलत डील नहीं कराऊंगा सरकार की अपने फायदे के लिए। ये सारी चीजें क्लास क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। केस क्या आएगा कीवर्ड, organization interest is more important than the personal interest of employee. While taking decision, manager must give priority to benefit of organization, not to the personal benefit. घूस नहीं लेना अपने फायदे के लिए, कंपनी को नुकसान कराओ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी में। एम्प्लॉय शुड शो एग्जाम्पलरी बिहेवियर, ध्यान रखना एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो करना है, घूस में नहीं पड़ना है। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉट सेक्रीफाइस बाई ऑर्गेनाइजेशन गोल। खुद की गोल अचीव करने के लिए कंपनी का नुकसान मत कराओ। लाइक ब्रिज बनाना है, मुझे कोई 10 करोड़ घूस दे रहा है कि मैं उसको ब्रिज बनाने का काम दे दूं, तो मैं उसको ब्रिज बनाने का काम दे दूंगा, 10 करोड़ रुपए जेब में डाल लूंगा अपने। सरकार की तरफ से 200 करोड़ का काम है, वो उसको मिल जाएंगे, उसका फायदा मेरा फायदा, बट कल को ब्रिज टूटेगा क्योंकि वो मिलावट का माल मिलाएगा, तो क्लास उसमें मेरा फायदा तो है लेकिन कंपनी का नुकसान है, देश का नुकसान है, तो मुझे वो नहीं करना। मैनेजर शुड नॉट टेक अनफेयर डिसीजन, कोई भी अनफेयर डिसीजन लेना, ब्राइब, घूस नहीं लेना क्लास, अपने रिलेटिव को काम नहीं देना है। एम्प्लॉयज मस्ट सेक्रीफाइस देयर लीव और अटेंडिंग फैमिली फंक्शन, सब छोड़ दो भैया कंपनी के लिए। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है क्लास रेम्युनरेशन टू पर्सन। ध्यान रखना है जो प्रिंसिपल है ये कहता है क्लास कंपनी को अपनी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अच्छे पैसे देना चाहिए, एडिक्वेट वेजेस, एडिक्वेट सैलरी जरूर देना चाहिए एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉयज का अगर भला होगा, प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेगा तो कंपनी भी ग्रो करेगी। और ये कौन से प्रिंसिपल से मैच करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर का एक प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उससे प्रिंसिपल मैच करता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, वो किसी को नहीं देते, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर को नीचे लेवल पे सारे सब लोगों को बांट देते हैं इक्वली, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपको सारा पावर नीचे नहीं बांटना, सारा खुद को रखना नहीं है, एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। की डिसीजन शुड बी टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन, एंड रूटीन डिसीजन कैन बी टेकन बाय द मैनेजर्स वर्किंग एट मिडिल एंड लोअर लेवल।
स्केलर चेन कहता है कि लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन को क्लास पास कराना है। ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन नीचे आता है तो सबके थ्रू आना चाहिए, कोई बच ना पाए। हाँ, दिक्कत यह है इससे काम में देरी हो जाती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। बट फायदा यह है कि सबको इंफॉर्मेशन का पता चल जाता, कोई बचता नहीं। बट अगर इमरजेंसी है तो सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप क्लास कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी क्लास, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर सकता है इमरजेंसी में। दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। इसके अंदर ध्यान रखना कि आप जो रिपोर्ट करोगे ना, अपने जस्ट इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होता है इसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहते हैं कि भैया आप हर एक चीज को ना क्लास ऑर्डरली, यानी कि लाइन बाय लाइन ऑर्डर, मतलब हर किसी का जो प्लेस है ना वो फिक्स होना चाहिए। हर चीज क्लास अरेंज फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी जो चीज जहां रखी है जब उसे ढूंढे तो वो मिल जाए। इसको बोलते हैं क्लास प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यानी कि मैन, मटेरियल, हर एक चीज क्लास जो उनकी प्रॉपर जगह है ना उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप जब ढूंढो तो क्लास आपको प्रॉब्लम ना हो कि भाई कहाँ है वो चीज़, कहाँ है वो चीज़। टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है क्लास कि गरीब अमीर के बीच का फासला जो है वो खत्म करना है। यानी यहाँ पे इक्विटी का मतलब समझो कि एम्प्लॉयज, कैसे भी एम्प्लॉयज हो, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो वर्कर के बीच में वर्कर और आपके बीच में अनहेल्दी रिलेशनशिप तो डेवलप हो गई होगा, वर्कर छोड़ के चला जाएगा। फेयर, काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय, नो डिस्क्रिमिनेशन विद एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर, सेम पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, नो प्रेफरेंस टू मेल और फीमेल पर्सन, रिलीजन, प्रमोशन के बेसिस पे प्रमोशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कॉन्ट्राडिक्ट द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। हम एक टेक्निक पढ़ेंगे टेलर की इसी चैप्टर में, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। उस डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम का क्लास एक तरीके से उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो कहता है कुछ और, ये कहता है कुछ और। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, वर्कर को क्लास आपको जल्दी ट्रांसफर या टर्मिनेट नहीं करना है, लंबे समय तक रोक कर रखना है। मतलब यहाँ पे केस स्टडी में वर्ड आता है, क्या क्लू वर्ड आता है कि वर्कर को क्विकली सेटल होने का टाइम दो, उसे क्विकली ट्रांसफर टर्मिनेट मत करो, उसको समय दो, मिनिमम टाइम टू सेटल द एम्प्लॉइज, जॉब सिक्योरिटी दो, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर टर्मिनेशन मत करो। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या है, वर्कर से सजेशन को वेलकम करो। कल को वर्कर कोई सजेशन दे रहा है ना तो उसको वेलकम करो, इससे वो मोटिवेट होगा, उसका स्पिरिट बढ़ेगा। एनकरेज करना है वर्कर को सजेशन देने के लिए। और ये किस प्रिंसिपल से मैच करता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म से। इससे क्लास वर्कर को ना एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है और वो मोटिवेट होता है कि हाँ यार मेरी कंपनी है, मैं भी इस कंपनी का कुछ हिस्सा हूँ, मेरे से पूछ के काम करता है मालिक। एस्पिरिट डी कॉप्स कहता है हमेशा इंडिविजुअल की जगह टीम को प्रायोरिटी दो। टीम हमेशा ज्यादा काम करती है इंडिविजुअल। 10 लोग इंडिविजुअल इतना काम नहीं करेंगे जिन 10 लोग की टीम काम करेगी। टीम स्पिरिट इज मोर देन इंडिविजुअल स्पिरिट, वर्क विद टीम स्पिरिट एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगला है क्लास, इसमें ये फॉलो होता है ना कीवर्ड में, यूनिटी स्ट्रेंथ। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइड वी फॉल। दिस प्रिंसिपल वाज यूज्ड इन मूवी चक दे इंडिया, और ये भी क्लास आई को वी से रिप्लेस करता है। साइंटिफिक टेक्निक, सॉरी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है, हर जगह हर एलिमेंट में साइंस को यूज करना है। वन बेस्ट मेथड टू एग्जामाइन द एफिशिएंसी, दिस मेथड कुड बी डेवलप्ड बाय स्टडी एंड एनालिसिस, नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहता है भैया हर चीज साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। मैनेजर अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से डिसीजन ना ले। बिजनेस में जितने भी डिसीजन लिया जाएगा क्लास, वो साइंटिफिक तरीके से ही लिया जाएगा। सेकंड, हार्म एंड नॉट डिस्कॉर्ड, कहता मिलजुल के काम करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। मैनेजर शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी, कंपनी को गेन हो रहा है तो मैनेजर वर्कर के साथ शेयर करे। वर्कर को भी हार्ड वर्क करना चाहिए क्लास, और जो भी चेंजेस कंपनी के अंदर आते हैं उसको क्लास राजी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स and management is same. Prosperity of employer cannot be exist for long term unless it is accompanied by the prosperity of employee. आप एम्प्लॉय का बिना भला किए लंबे समय तक एम्प्लॉयर का भला भी नहीं कर सकते। और
एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए ये मेंटल रेवोल्यूशन को लेके आते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन बेसिकली नेगेटिव एटीट्यूड जो वर्कर का रहता है हमेशा मालिक की तरफ और मालिक का वर्कर की तरफ, यानी सुपीरियर का सबॉर्डिनेट की तरफ, सबॉर्डिनेट का सुपीरियर की तरफ, जो भी नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है उसको खत्म करना है। यूनिफिकेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, मैचिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। ध्यान रखना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन से मैच खाता है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव से मैच खाता है, तो वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक्सटेंशंस ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल, सजेशन को वेलकम करना, रिवॉर्ड करना वर्कर को जो वो अच्छे सजेशन दे। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, नो नीड इवन फॉर ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जापान वाला टेक्निक यहाँ पे यूज होता है। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर, मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विथ वर्कर, और कंपटीशन शुड बी रिप्लेस थ्रू कोऑपरेशन। जब ये सारे कीवर्ड्स आ जाए समझ जाना वो कौन सा प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, ध्यान रखना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, अगर आप चाहते हो कि कंपनी ग्रो करे तो वर्कर को ग्रो करना पड़ेगा, वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, 100 नंबर की तैयारी करवाऊंगा नहीं, तो मैं तुमसे 100 नंबर कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं? तो इसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कर डेवलपमेंट करो ताकि प्रोस्पेरिटी, एफिशिएंसी बढ़े। टेलर ने क्लास कुछ टेक्निक भी दिए थे। अब टेक्निक और प्रिंसिपल्स दोनों अलग अलग हैं, एक एक करके टेक्निक समझते हैं। टेलर ने कुछ टेक्निक दिया था जिसमें सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप यूनिटी ऑफ कमांड का क्लास वायलेशन करता है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है क्लास एक ही बॉस को सुननी है, एक ही बॉस का सुनना है, ऑर्डर एक ही बॉस से लेना है। फंक्शनल फॉर्मैनशिप कहता है कि कम से कम 8 बॉस होना चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट को सिर्फ प्लानिंग करने दो, और जो वर्किंग डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ काम करने दो, उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों डिपार्टमेंट में 4-4 एक्सपर्ट बिठा दिए, टोटल 8 एक्सपर्ट होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो डिवीजन ऑफ वर्क पे बेस्ड है और यूनिटी ऑफ कमांड को ये वायलेट करता है। टेलर कहता है प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड होना चाहिए। रूट क्लर्क जो रास्ता दिखाए, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, कार्ड क्लर्क जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रास्ते में कैसे चलना है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क चेक करेगा काम समय पे पूरा हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट पे पूरा हो रहा है कि नहीं, और डिसिप्लिन, काम डिसिप्लिन तरीके से हो रहा है कि नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 है क्लास। सबसे पहला है गैंग बॉस। गैंग बॉस बेसिकली सारी चीज़ों को अरेंज कराता है, मशीनरी को अरेंज करेगा, स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं, स्पीड बॉस, खराबी आ गई मशीन में तो रिपेयर बॉस रिपेयर करेगा, क्वालिटी को चेक करेगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर। तो ये 8 अलग अलग बॉस है, 4 है प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड सेटिंग। दूसरा जो आपका पहला तो हो गया फंक्शनल फॉर्मैनशिप, 8 बॉस की बात की गई नाम के साथ। दूसरा जो है टेक्निक वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड सेटिंग अ क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली मतलब आपका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, आप कैसा रॉ मटेरियल रखोगे, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या रखोगे। और सिंप्लीफिकेशन मतलब अननेसेसरी प्रोडक्ट डाइवर्शन खत्म कर दो, अलग अलग कलर, अलग अलग पैकेट साइज में उसे बनाना अननेसेसरी खत्म कर दो। अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी, एक ऐसी बैटरी, एक ऐसा चार्जर जो सारे फोन में लग जाए, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। रिड्यूस द अननेसेसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बिना मतलब के अलग अलग प्रोडक्ट मत बनाओ, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन, वर्कर काम करेगा तो थक जाएगा। टेलर कहता है कि अपने आप से टाइम मत दो, कितना ब्रेक देना है, कितनी देर का ब्रेक देना है, ऐसे कितने घंटे का ब्रेक होगा, दिन भर में ऐसे कितने ब्रेक होंगे, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। कैसे 1000 वर्कर को बिठा दो और देखो घड़ी लगी कब से थकना स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ब्रेक दे दो, एक एवरेज टाइम निकाल के, सबका कोई 1 घंटे में थक रहा है, कोई 2 घंटे में, एक एवरेज टाइम निकाल दो और ब्रेक दे दो, और उसके बाद फिर देखो वर्कर कब से फिर एनर्जेटिक हो रहा है और दोबारा उसे काम पे रखो। इस हिसाब से डिसाइड करो ब्रेक कितनी देर का होना चाहिए और ऐसे कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, है ना। दिस इज कॉल्ड फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन। कि क्या जानने के लिए होता है, रेस्ट ऑफ इंटरवल कितने होंगे, नंबर, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना होगा, ये सारी चीज़ों के लिए। मेथड स्टडी, आप 4 अलग अलग मेथड से वर्कर से काम कराओ, जो सबसे बेस्ट हो उस मेथड को क्लास हमेशा के लिए लागू कर दो वर्कर्स के ऊपर। दिस इज कॉल्ड मेथड स्टडी, टू नो द बेस्ट मेथड जो काम को करने का। सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी सेटिस्फैक्शन। डिवाइसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, ध्यान रखना मेथड स्टडी कौन से कॉन्सेप्ट को डिवाइस करता है क्लास, असेंबली लाइन, जहाँ पे लाइन चलती रहती है, काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है टाइम स्टडी।
टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। टाइम स्टडी बेसिकली, ध्यान समझना, तुम्हें कितने वर्कर की जरूरत है, इस चीज को भी क्लास कौन सा बताता है? स्टडी, टाइम स्टडी, कि तुम्हें कितने वर्कर तुमको हायर करना है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा वर्कर, किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। नेक्स्ट है मोशन स्टडी, गति अध्ययन, कि आप कौन कौन से मूवमेंट कर रहे हो, प्रोडक्टिव मूवमेंट या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। घड़ी लेके देखा जाता है क्लास, कैमरा लगाया जाता है कि दिन भर में वर्कर कौन कौन से मूवमेंट कर रहा है जो अनप्रोडक्टिव है, जो टाइम पास है, और उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट किया जाता है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, डिजाइन करना इक्विपमेंट्स, टूल, फर्नीचर विच मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। आपको सामान लाने के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा है, सामान दूर है, टूल बॉक्स दूर है, तो कंपनी में टूल बॉक्स आपकी कुर्सी के पास लगा दो ताकि आपको उठ के जाना ना पड़े, टाइम पास आप ना करो। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, जितना ज्यादा काम करोगे उतना हायर रेट से आपको वेज मिलेगा। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर, ध्यान रखना, इसको हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर कहते हैं, वर्कर को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर, ये बता देगा क्लास, जो एफिशिएंट वर्कर है वो तो क्लास अच्छे से काम कर रहा है और एक्स्ट्रा सैलरी ले रहा है ज्यादा काम करके, इनएफिशिएंट वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसलिए कहानी थी, ए बी दो दोस्त थे, ए अच्छे से काम करता था, बी नहीं करता था। एक टाइम के बाद ए ने भी अच्छे से काम करना बंद कर दिया। कंपनी ने बोला क्या हुआ भाई, वो कहता जब बी टाइम पास करता है, मस्ती करता है, उसको भी उतनी सैलरी मिलती है, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे भी उतनी सैलरी मिलती है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो इनएफिशिएंट है और उसकी वजह से एफिशिएंट वर्कर भी काम नहीं कर रहा। तो कंपनी बोलेगी ठीक है, तू ज़्यादा काम करेगा तेरे को हायर रेट से पैसे मिलेंगे, 100 तक बनाएगा तो ये रेट है, 150 तक बनाएगा तो ये रेट है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना हायर रेट से मिलेगा। तो भैया जो इनएफिशिएंट था उसको लगेगा भाई मैं काम करता हूँ मुझे भी मिलेगा, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इनएफिशिएंट भी एफिशिएंट हो जाएगा। वैसे एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर के लिए क्या होता है, डिफरेंशियल पीस वेजेड सिस्टम, लेकिन ये कौन से प्रिंसिपल को मतलब कि वायलेट करता है, इक्विटी को, ठीक है। लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन, वर्कर कैटेगरी और मैनेजर कैटेगरी दोनों के बीच में एक नेगेटिव जो रिलेशन है, नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको जो चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, मेंटल रेवोल्यूशन। टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। और टेलर और फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसके बीच का डिफरेंस, यानी कंट्रीब्यूशन बिटवीन टेलर और फ्यूल का डिफरेंस, कि दोनों ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन किया, उसका कंपैरिजन। तो सबसे पहले कंसर्न की बात करें, टेलर की जो टेक्निक है ना आर कंसर्न विद वर्कर्स एफिशिएंसी। ध्यान रखना, टेलर बात करता है वर्कर्स की एफिशिएंसी की, जबकि फ्यूल बात करता है मैनेजर्स यानी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की। लेवल की बात करें, टेलर जो है वो लोएस्ट लेवल की बात करता है, अप्रोच करता है फ्रॉम लोएस्ट लेवल, वर्कर नीचे ही तो रहते हैं। फ्यूल स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोचिंग फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल, वो मैनेजर की बात करता है, मतलब अपर लेवल की बात करता है। एम्फेसिस, टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ये वर्क के स्टैंडर्ड की बात करता है, जबकि फ्यूल बात करता है मैनेजमेंट के फंक्शंस की। फोकस की बात करें, टेलर्स मेन फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स, इट फोर्सेस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जबकि फ्यूल बात करता है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट, इट फोकस ऑन इंप्रूविंग ओवरऑल अचीव स्टेशन, राइट। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन बात करें, टेलर मेन कॉन्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल, जबकि फ्यूल ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, 14 मैनेजमेंट इन जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जब भी पेपर में जनरल मैनेजमेंट आए तो समझ जाना वो फ्यूल के प्रिंसिपल बताने हैं, टेलर की नहीं। पर्सनालिटी, टेलर डेवलप पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जबकि फ्यूल एक रिसर्चर थे, प्रैक्टिशनर थे, ही बिकम फेमस एज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी क्लास, जरा मुझे उस बुक का नाम भी बताना कमेंट सेक्शन में। यूनिटी ऑफ कमांड, डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज टेलर इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेस, ये यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते, ये स्ट्रिक्टली कहते हैं एक बॉस की ही क्लास आप बात सुनो। एक्सप्रेशन, टेलर्स टेक्निक आर एक्सप्रेस एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, जबकि फ्यूल टेक्निक एक्सप्रेस एज अ थ्योरी ऑफ जनरल मैनेजमेंट। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, स्पेशलाइज सिचुएशन में अप्लाई होता है, जबकि जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स है ना, वो जैसे इक्विटी है, डिवीजन ऑफ वर्क है, ये हर जगह अप्लाई होता है यूनिवर्सली, आपके घर में, मेरे घर में, हमारे हर जगह लागू होता है, राइट। तो 2 चैप्टर क्लास आपने खत्म कर दिया, इसके नोट्स प्लीज अच्छे से बना लेना एक एक करके, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो आप लोगों को। एग्जाम से पहले एक बार क्विक रिवीजन करके जा सको, देख के जा सको, इसलिए अपने नोट्स बनाते रहना हर चैप्टर के, छोटे छोटे कीवर्ड्स, ये सारी चीजें, ठीक है। और मुझे बताना जरूर क्लास कि ये 3 के 3 चैप्टर आप आज रात 12 बजे तक अच्छे से कर लोगे कि नहीं। जो डाउट अच्छे से करो, सुबह जरूरत पड़े 1 घंटे से रिवाइज करो, कोई जल्दीबाजी नहीं करो। 3-4 दिन सच में बहुत है बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन करने के लिए। और आज हम 12 तारीख को ही पहले 3 चैप्टर निपटा, सॉरी आज हम मतलब कि आज आप अकाउंट्स का पेपर दे के आए हो, आज ही क्लास हमने समझ लो पहला आराम से जो है एक
दिन में 3 चैप्टर खत्म कर लिए तो आगे के जो 3 दिन है उसके अंदर सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाएगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। चलो, थर्ड चैप्टर है क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है क्लास, वो सराउंडिंग, वो फैक्टर, वो फोर्सेस है और वो इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ना कहीं बिजनेस के बाहर है और वो हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। सीधी सीधी बात बोलूं, जिस एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस है उस एनवायरनमेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। Next है class environment scanning. Environment scanning refers to complete awareness and understanding of business environment. Business environment को कंप्लीट तरीके से समझना ही क्या है क्लास, एनवायरनमेंट स्कैनिंग है। स्कैन करना एनवायरनमेंट को, स्कैन करेंगे तो कुछ पॉसिबिलिटी मिलेगी, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अंदर क्लास SWOT एनालिसिस होता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये पता चलेगा, आपकी वीकनेसेस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कल को हम कहाँ पैसा लगा सकते हैं, कल को किस जगह किस डोमेन में हम खर्च कर सकते हैं पैसे, और थ्रेट यानी कहाँ नहीं करना चाहिए। कुल मिला के एनवायरनमेंट को स्कैन करने से आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मिल जाता है। आपकी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ग्रो कर सकते हो और थ्रेट मतलब जहां से आपका बिजनेस डाउन जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कॉन्स्टेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसमैन। कांस्टेंट का मतलब थ्रेट होता है, कांस्टेंट और थ्रेट रेफर्स टू कंडीशन व्हिच रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, और अपॉर्चुनिटी मतलब रेफर्स टू कंडीशन व्हिच अलाउ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि आप ग्रो कर सकते हो तो वो अपॉर्चुनिटी है। भैया हमें कल को नुकसान होगा, हमें एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा, वो कांस्टेंट या थ्रेट है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहला ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी फोर्स बिजनेस एनवायरनमेंट लगता है वो बाहर से लगता है। स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, आपकी कॉम्पिटिटर, आपके इन्वेस्टर, आपके सप्लायर, आपके कस्टमर्स। और जनरल फोर्सेस मतलब जो सारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालेंगे, लाइक एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। इंटर रिलेशन, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। जैसे वेस्टर्न कल्चर आएगा तो लोग फास्ट फूड की तरफ जाएंगे, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं लोग तो योगा जिम का बिजनेस बढ़ेगा, इसको बोलते हैं इंटर रिलेशन। अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट को इज अनसर्टेन, आप ये नहीं जान सकते कि कल को क्या होने वाला है। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन, कल को कौन सा बिजनेस फ्लरिश करेगा, कौन सा डाउन करेगा, पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी। डायनामिक, अच्छा एक चीज और है क्लास, अनसर्टेनिटी का मतलब ये भी है कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपैक्ट होगा किसी चीज का, वो अनसर्टेन है, वो पता पहले से नहीं कर सकता आपके बिजनेस पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा। डायनामिक, कंडीशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग, इसको बोलते हैं डायनामिक, मतलब चेंज होता रहता है। रिलेटिविटी, सेम कंडीशन हैज डिफरेंट इंपैक्ट ऑन डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट। रिलेटिविटी की जब भी बात होगी ना तो बात होगी क्लास अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में। दिवाली पे यहाँ सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन क्लास अमेरिका में सेम टाइम पे सेल्स नहीं बढ़ेगी चीज़ों की। इंडिया में साड़ी चल रहा है, अमेरिका में साड़ी शायद ना चले, उसका बिजनेस ना चले। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है ना वो अलग अलग कंट्री में, स्टेट्स में डिफर करता है, वो रिलेटिविटी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, बड़ा उलझा हुआ है, यानी आपके बिजनेस पे उसका क्या, अनसर्टेनिटी में तो आप पहचान नहीं पाओगे कि हाँ भैया कितना इंपैक्ट आएगा और क्या होने वाला है कल को। लेकिन स्पेशली कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत उलझा हुआ है, आप इसको समझ नहीं पाओगे कि हाँ यार क्या होने वाला है पहले से, बड़ा ही मुश्किल है। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, स्टडी किया, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहला आपको इस लायक बनाएगा कि आप पता कर सको कि भैया अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और पहला मूव ले सको। आपको पता चल जाएगा कल को ये चीज होने वाला है ना, तो पहले से आप सारे रिसोर्सेज को अरेंज कर लोगे, सारे प्रोडक्ट को पहले से बनाना स्टार्ट कर दोगे और उससे पहले फर्स्ट मूव ले लोगे, पहला एडवांटेज, फर्स्ट मूव एडवांटेज। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, थ्रेट्स का पहले से पता कर लोगे क्या क्या थ्रेट्स है और आपको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मिल जाएगा, चेतावनी आपको पहले से मिल जाएगी। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्कैन करोगे ना तो आप रिसोर्सेज को अरेंज कर पाओगे, कोई भी चेंजेस अगर होने वाला है क्लास उसको पहले से आप अडॉप्ट कर लोगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से आपको प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में भी आपकी मदद मिलेगी, पहले से आप प्लान सारा रेडी कर लोगे, पहले से अपनी पॉलिसीज बना लोगे आप, और आपका परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली इंप्रूव करेगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के। बाकी डायमेंशंस की बात करें, 5 डायमेंशन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल। ये करके देखते हैं क्लास, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, कैसे पहचानोगे कि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का डायमेंशन है। एनी चेंजेस इन टैक्सेस, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, एनी चेंज इन इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट, एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ रुपी, यानी डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, इन्फ्लेशन रेट हो गया, स्टॉक
मार्केट इंडिसेस हो गया, जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी, नेशनल इनकम, आरबीआई जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को क्लास कंट्रोल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ऐसी चीजें क्लास किसके अंदर आती हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है? ट्रेडिशन, कस्टम, सोशल ट्रेंड हो गया, टेस्ट, वुमेन एम्पावरमेंट की जहां बात हो, कस्टम, ट्रेडिशंस, कौन से वैल्यूज फॉलो किया जा रहा है, फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, एजुकेशन लिटरेसी रेट, ये सब आता है सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, राइट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है कौन सी सरकार चल रही है, लाइक स्वच्छ भारत अभियान, सरकार का जो एजेंडा है या सरकार जो सोचती है, एटीट्यूड क्या है सरकार का। और यह ध्यान रखना क्लास, जो फॉरेन रिलेशनशिप है ना, इसमें लिखा है कि रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, ये भी आता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, एजेंडा क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी की सारी चीजें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। जब भी लिखा रहेगा भाई कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने डिसाइड किया, वो क्लास आएगा आपका लीगल, या कोई एक्ट होगा, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेचर, कोर्ट जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इश्यू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, सिगरेट पे लिखना जरूरी है कि भाई इससे कैंसर होता है, वो सब लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आ गया। सेंट्रल, स्टेट, लोकल, इसके अलावा मेकिंग एनी ऑर्डर कंपल्सरी, वो सब लीगल के अंदर आएगा, बाई कोर्ट ऑर्डर। टेक्नोलॉजिकल के अंदर आता है क्लास टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चाहे वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे ऐड करना हो, इंटरनेट का यूज़ करना हो, ऑनलाइन टीचिंग, कोई भी चीज़ जो क्लास जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन को बदलना, नई मशीन, नई इक्विपमेंट, न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इनोवेशन, इन्वेंशन, न्यू टेक्निक एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, ठीक है, ये हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। डीमोनेटाइजेशन, इस चैप्टर में, एक एलपीजी तो है नहीं इस चैप्टर में, यही टॉपिक है आखिर, डीमोनेटाइजेशन। क्लास 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500,000 के नोट बंद कर दिए और नए 2,000 के नोट लेके आई, उसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। ये वो सिचुएशन है जहां सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री विड्रॉ द ओल्ड करेंसी नोट्स, जो पुराने डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उसको हटा दिया, लीगल टेंडर नहीं रहा वो, जिसकी वजह से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के टेंडर सरकार ने बोला भैया ये लीगल टेंडर नहीं है, उसके बदले नए 500 के और 2000 के नोट इशू किए गया। डिमोनेटाइजेशन, पुराने नोट मार्केट में बहुत ज़्यादा थे, उसको निकालने का पर्पस जो था वो था 86% अराउंड जो पुराने नोट फैले हुए थे मार्केट में, सरकार ने जैसे ही बोला हड़बड़ी मच गई, सब लोगों ने क्लास पैसा लेना बंद कर दिया और अपना पुराना नोट बैंक में जमा करने के लिए लाइन लगने लगे। लेकिन सरकार का जो मेन मोटो था डिमोनेटाइजेशन के पीछे, वो करप्शन खत्म करना था, इलीगल एक्टिविटी को बंद करना था, उनको पेनलाइज करना था, बिकॉज करप्शन और इलीगल एक्टिविटी में पुराने नोट भर भर के पड़े हुए थे। वो लोग बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करते, कैश के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, हवाला का पैसा हो गया। सरकार नोट बंद कर देगी तो वो नोट उनका कबाड़ हो गया, फिर उन्हें बैंक में आना पड़ेगा मजबूरन नोट को बदलवाने के लिए। सरकार ने ये सोचा था टू स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। मान लो मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ, सरकार को दिखा रहा हूँ सिर्फ 200, तो बाकी 800 मेरे घर पे कैश पड़ा हुआ है, ये ब्लैक मनी है। अभी 800 लाख हो सकता है, 800 करोड़ हो सकता है अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो सरकार ने बोला ये 800, ये नोट बंद हो गए पुराने, सबने 500 1000 के नोट में ये रखेंगे घर पे, क्योंकि 10-10 के नोट तो रखेंगे नहीं। तो इस नोट को लेके क्लास आपको बैंक में जाना पड़ेगा और क्लास फिर बैंक में जैसे जमा होगा सरकार पूछेगी भाई कहाँ से आया पैसा अचानक से अब। तो इसीलिए क्लास सरकार ने सोचा कि भैया ब्लैक मनी खत्म कर देंगे, बट हुआ क्या, इन लोगों ने गरीबों को पकड़ा, बैंक मैनेजर को पकड़ा, घूस दिया, अपने ब्लैक को व्हाइट करा दिया। टेरर फंडिंग को क्लास रोकना, टैक्स चोरी को रोकना, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना, दीज आर द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जो कि पेपर में आपको पूछा जा सकता है, राइट। बस इतना ही फिलहाल। मैं आज आप लोग अकाउंट्स का पेपर देख के आए हो, थके हारे हो, तो मैं ज़्यादा आपको फोर्स करूंगा नहीं, लेकिन ये 3 चैप्टर जो कई बार आपने टेस्ट दिया है, कई बार आपने पढ़ा है, प्लीज़ इसे आज रात 12 बजे तक किसी कीमत पे भी कर लो। इसके अलावा 9 चैप्टर बचेंगे क्लास, मैं कोशिश करूंगा कल 4 या 5 चैप्टर करा दूं, फिर परसों 4 या 5 चैप्टर करा के ख़त्म कर दूं पूरे के पूरे 9 चैप्टर। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कल जो 4 चैप्टर कराऊंगा या 5 कराऊंगा वो 2 वीडियो में कराऊंगा, एक सुबह करा दूंगा, एक शाम करा दूंगा, परसों भी सुबह शाम अपना खत्म, बीच में एमसीक्यू, रिवीजन, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बाकी एसपीसीसी ऐप पे क्लास मॉक टेस्ट है, वो सारी चीज़ें बनाओ और अपने खुद के स्पेशल नोट बनाओ, सारे कीवर्ड के छोटे छोटे। ऐसा नहीं कह रहा लिखने लग जाओ, हेडिंग सब हेडिंग, छोटी छोटी चीज़ें जो भूलने लग जाते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रख लो, ताकि बिफोर एग्जाम जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ ना, तो एक बार पन्ना पलटा के 4 या 5 10 पन्ने में खींच के बनेगा, उसे देख के जा सको। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने, जो मेरे नोट्स हैं उन्हें फॉलो करना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास कल अच्छे से और चीज़ें करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मैं आपके साथ हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से क्लास इस तरीके से आप रिवाइज करो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।